Good morning, students. Today we are going to start the chapter 9 of history, freedom movement and related events. इस चैप्टर में हम उन इंस्टीट्यूशंस, उन पीपल और उन इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लास्ट चैप्टर में हमने मॉडरेट और अग्रेसिव लीडरशिप के बारे में पढ़ा था, मॉडरेट लीडर्स और अग्रेसिव लीडर्स के बारे में पढ़ा था, जो इनिशियल पीरियड था नेशनल मूवमेंट का, उसको अपने तरीके से मॉडरेट लीडर्स ने जो है आगे बढ़ाया था। फिर उसके बाद अग्रेसिव नेशनलिस्ट्स ने, अग्रेसिव जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने तरीके से नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अग्रेसिव नेशनलिज्म का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि इनमें इंटेंस पैट्रियोटिज्म था और सेक्रीफाइस की भावना थी, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन दिया। नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक, इन्होंने प्रोटेस्ट को नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक कल्चरल और एक स्पिरिचुअल बेस दिया। रेवोल्यूशनरी इवेंट्स जो भी हुए हैं वो सीरीज़ में जितने भी सेक्रीफाइसेस हुए दिए हैं लोगों ने, देश को जगाने का काम किया है, ये सब एग्जाम्पल है रेवोल्यूशनरी इवेंट्स का। एनी बेसेंट, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने लोगों में इनेट स्पार्क और करेज को जगाया अपने तरीक़ों से। तो इस चैप्टर में हम उन मेजर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं या उनसे संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इवेंट हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन जो इस पीरियड में 19th सेंचुरी में जो था इंडिया का गवर्नर जनरल था, और उसका जो एक डिसीज़न था बंगाल का पार्टीशन करने का, इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नया मोड़ दे दिया। बंगाल उस समय बंगाल में बिहार, आसाम और उड़ीसा, ये सब इंक्लूड थे बंगाल में इन दिनों। तो ये एक मेजर प्रोविंस था इंडिया का। लॉर्ड कर्जन जो था, उसका ओपिनियन ये था कि इतने बड़े जो प्रोविंस है, इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्न करना बहुत जो है डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए इसको इस व्यू को जस्टिफाई करते हुए उसने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का डिसीज़न लिया। जल्द ही जो ये न्यूज़ है वो बंगाल के पार्टीशन की, वो वाइल्ड फायर की तरह फैल गई पूरे बंगाल में, और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट। लॉर्ड कर्जन जो था वो पार्टीशन के पक्ष में था, वो पार्टीशन करना चाहता था बंगाल का, और उसने जो ये पार्टीशन किया था वो हिंदू और मुस्लिम के कम्युनल डिवाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। दिसंबर 1903 में जो बंगाल था उसके डिवीज़न का प्रपोज़ल ब्रोक आउट हुआ, और फिर मैसिव मूवमेंट हुए, प्रोटेस्ट हुए इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट पूरे बंगाल में। सिर्फ ईस्ट बंगाल में 500 प्रोटेस्ट हुए, है ना। 40 से 50,000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए इस पार्टीशन के अगेंस्ट। इसी सीक्वेंस में कई मैसिव प्रोटेस्ट मीटिंग भी हेल्ड हुए कोलकाता के टाउन हॉल में। ठीक है, तो ये जो मैसिव प्रोटेस्ट था, इसके होते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया। अब एक डिफरेंट मेथड अपनाया गया प्रोटेस्ट के लिए, वो था ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना, है ना। तो एक हिस्टोरिकल मीटिंग हेल्ड की गई कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को, और स्वदेशी मूवमेंट को ऑफिशियली यहाँ से अनाउंस किया गया। इवेंचुअली जो पार्टीशन था बंगाल का, वो 16 अक्टूबर 1905 से इफ़ेक्ट में आया। तो एक नया प्रोविंस बना जो जिसमें ईस्ट बंगाल और आसाम कंबाइन था इस पार्टीशन के बाद, है ना। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूड थे, राजशाही, चटगांव और ढाका। ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन
इस यहाँ पर ज़्यादा थी और मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ से आउट नंबर थी, मतलब यहाँ पर नहीं थी, केवल हिंदू थे इस प्रोविंस में। ढाका जो है यहाँ का कैपिटल बनाया इस प्रोविंस का। जो एक अनदर प्रोविंस क्रिएट हुआ था वो वेस्ट बंगाल का था और उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। ये जो प्रोविंस था यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन की ज़्यादा मेजॉरिटी थी। कोलकाता को इसका कैपिटल इस प्रोविंस का बनाया गया। तो इस तरह से बंगाल के दो टुकड़े हो गए, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो इसमें आसाम, राजशाही, चटगांव और ढाका इंक्लूडेड था। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन आउट नंबर था, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिम्स की थी, हिंदू नहीं थे यहाँ पर। और ढाका इसका कैपिटल, ईस्ट बंगाल का कैपिटल बनाया गया, जबकि वेस्ट बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे और यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी और कोलकाता को इसका कैपिटल बनाया गया वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल का जो डिवीज़न था वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से नहीं था, बल्कि ये कम्युनल बेस पर था, ऐसा जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनका मानना था। लॉर्ड कर्जन का जो इंटेंशन था बंगाल को पार्टीशन को लेकर के ये था कि जो नेशनल कॉन्शियसनेस है उसको वीक कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम को टुकड़ों में बांटकर जो नेशनल जागरूकता आई, राष्ट्रीय जागरूकता लोगों में आई है, उसको तोड़ दिया जाए। तो जल्द ही ये जो न्यूज़ थी बंगाल के पार्टीशन की वो रिसीव हुई। लोगों ने उस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया। लोगों ने जगह जगह पे फास्ट किया, सड़कों पर मार्च किया, स्ट्राइक्स की और रोड पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया और साथ में वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाया। लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और ब्रिटिश जो थे वो अपने एफर्ट में सक्सीड नहीं हुए कम्युनिटी के बेस पर लोगों को, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की, लोगों की यूनिटी को वो तोड़ नहीं पाए। तो इस मूवमेंट के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्रा, पृथ्वीश चंद्र राय, आनंद मोहन बोस, ये इन सब ने कई पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और अपनी वॉइस को इस प्रोटेस्ट के दौरान इंटेंसिफाई किया। तो पार्टीशन जो था बंगाल का, इसने एक नया डायरेक्शन दिया नेशनल मूवमेंट को और स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका इंटेंशन क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट को एक वेपन के रूप में यूज़ करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। जो सपोर्टर्स थे स्वदेशी के, उनका ओपिनियन था इंडियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है म्यूचुअली ऑपोजिट है। ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और इंडिया का इंटरेस्ट है, भारत का हित है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत के हित में कोई भी काम नहीं करती है। ठीक है, इट विल बी रिक्वायर्ड टू सबोटेज द कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसके हित में काम करती है? ब्रिटेन के हित में, ब्रिटेन के कॉमर्शियल इंटरेस्ट में काम करती है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसलिए देश से बाहर जाने के लिए फोर्स किया जाना ज़रूरी है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब भारत छोड़ देना चाहिए उसको। स्वदेशी ब्रिगेड ये बिलीव करता था कि जो पॉवर्टी है और मनी का फ्लो है कंट्री के बाहर, मैन्युफैक्चरिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वदेशी गुड्स का यूज़ करना, ये सब नेसेसरी हो गया है। और इस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी जो थे, उन्होंने कैपिटल कलेक्ट करना शुरू किया ताकि नई इंडस्ट्रीज़ जैसे सोप, क्लोथ और मैटस्टिक की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया जा सके। और साथ ही नेशनल बैंक्स भी ओपन करने की शुरुआत की। तो धीरे धीरे जो स्वदेशी स्कूल्स थे वो इस्टेब्लिश हुए। स्वदेशी एक सिंबल बन गया पैट्रियोटिज्म का। ठीक है, तो स्वदेशी गुड्स का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया 1905 में जब कांग्रेस कन्वेंशन हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसी सेम कन्वेंशन में, और इसने देवनागरी स्क्रिप्ट पर के यूज़ पर बल दिया। बनारस कन्वेंशन जब हुआ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया इसमें, और 1905 में ही पहली बार कांग्रेस कन्वेंशन हुआ बनारस में। और इस कन्वेंशन में पहली बार इस कन्वेंशन की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की गई। यहाँ पर पूरे देश के लोग इस मूवमेंट में इकट्ठा हुए। स्वदेशी मूवमेंट अब एक बहुत ही पॉपुलर और फ्लोरिश्ड
जो है मूवमेंट बन चुका था, हथियार बन चुका था। रावलपिंडी में, कांगड़ा में, हरिद्वार में सैयद हैदर राजा ने इस मूवमेंट को दिल्ली से इस मूवमेंट को लीड किया, और चिदम्बरम पिल्ले ने इस मूवमेंट को चेन्नई से डायरेक्शन दिया। लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये इन्होंने एक मास स्ट्रगल किया, बहुत बड़े पैमाने पर अपना इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू। तो इस तरह से उनका टारगेट था सेल्फ रूल, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। ओके, तो एग्रेसिव लीडर्स जो थे उनका स्ट्रॉन्ग ग्रिप था स्वदेशी मूवमेंट पर। सबसे ज़्यादा जो उनका था मुद्दा यही था कि स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो सामने आए नए आइडियाज़ के साथ, नए प्लान्स और नए विचार के साथ, और लोगों के सामने उन्होंने अपने ये विचार और प्लान्स और अपने आइडियाज़ रखे। उनका एम था कि पॉलिटिकल फ्रीडम अटेन किया जाए मास मूवमेंट के थ्रू। जो प्रोटेस्ट उन्होंने किए वो ना केवल ब्रिटिश क्लोथ्स को बॉयकॉट किया उसके तहत, बल्कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, कोर्ट्स थे, टाइटल्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स थी, उन सबको भी बॉयकॉट किया। अग्रेसिव लीडर्स जैसे कि अरविंद घोष थे, उन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाने की वकालत की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट सप्रेशन का रास्ता चुनेगी, ये भी तय था। तो ये जो मूवमेंट था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स का, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। जो महिलाएं थीं वो फॉरेन मेड बैंगल्स को, यूटेंसिल्स को जो है उनका बॉयकॉट करती थी। वॉशरमैन जो थे फॉरेन मेड क्लोथ्स को धोने से रिफ्यूज़ करने लगे, मना करने लगे। यहाँ तक कि जो पुजारी थे मंदिरों में, उन्होंने भी जो देवताओं को फॉरेन कंट्रीज़ की मिल्स में बने हुए शुगर का बना हुआ प्रसाद चढ़ाने से मना कर दिया। तो ये जो मूवमेंट था वाइड स्प्रेड होने लगा, और स्वराज की फीलिंग जो थी इंडियंस के माइंड में वो स्ट्रेंथन होने लगी, मजबूत होने लगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल का पार्टीशन जो था उसके बहुत दूरगामी इफेक्ट हुए, फार रीचिंग इम्पैक्ट हुए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर। वो कौन कौन से थे? पहला तो ये था कि लोगों में यूनिटी की फीलिंग आई, लोगों में एकता की भावना और भी ज़्यादा डेवलप हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान। लोगों में स्वदेशी गुड्स के लिए जो अपने देश में बनी हुई चीज़ें थी उनके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हुआ, और वो रिवाइव होता गया, रेजुवेनेट हो गया और होता गया। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे कि हैंडलूम, सिल्क वीविंग और दूसरी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ का जो है इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। सेल्फ रिलायंस की फीलिंग डेवलप हुई लोगों में इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान। ये जो मूवमेंट था वो क्लोजली एसोसिएट था सेल्फ रिलायंस से और सेल्फ सफिशिएंसी से। लोगों में आगे आकर के अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी डेवलपमेंट को फील करना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा, और जो स्वदेशी या फिर इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ थी वो भी एग्जिस्टेंस में आई। बहुत मेजर चेंजेस आए एजुकेशन के फील्ड में भी। बंगाल नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और शांति निकेतन की लाइन पर ही, उसी की तरह शांति निकेतन जैसे खोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वैसे ही बंगाल में नेशनल कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया गया। अरविंद घोष वहाँ के प्रिंसिपल बने उस कॉलेज के, और इतने छोटे समय में ही, थोड़े से समय में ही कई सारे नेशनल स्कूल भी इस्टेब्लिश हो गए देश में। और जो करिकुलम था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिपेयर किया गया था। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोक भाषा थी, जो लोकल भाषा थी वहाँ की। ठीक है, कल्चरल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई लोगों में। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रजनीकांत सेन ने और द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, इन्होंने जो सॉन्ग लिखे, वो सारे सॉन्ग्स जो हैं ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए रेवोल्यूशनरीज़ के लिए और फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के सब्सिक्वेंट से ही उसी के जो बंगाल का पार्टीशन था उसी का प्रभाव था कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडियंस को कम्युनल डिफरेंसेस के बेस पर बांटना चाहते थे, है ना, वो सक्सेसफुल कुछ हद तक, कुछ उद्देश्यों में सक्सेसफुल भी हो पाए थे जो
उन्होंने सोचा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को प्रोवोक करना शुरू कर दिया हिंदू के अगेंस्ट, है ना, ताकि नेशनल मूवमेंट को वीक किया जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सजेशन पर ही इंडियन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ये सब ब्रिटिश के सजेशन पर हुआ। तो कुछ हद तक ब्रिटिशर्स जो थे हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने में सफल भी हुए। 6 इयर्स के बाद कर्जन का जो टेन्योर था इंडिया में वो चेंज हो गया और इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो उसका डायरेक्शन ही बदल गया। स्वदेशी मूवमेंट जो था पहला फोर्सफुल नेशनल मूवमेंट था कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस था पार्टीशन ऑफ बंगाल का और स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट मूवमेंट का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट जो था बंगाल के पार्टीशन का इम्पैक्ट, जो असर था उसका, वो इंडियन पॉलिटिक्स के सिनेरियो पर बहुत गहरा पड़ा था। जो मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस के, वो गवर्नमेंट के वो उनके अगेंस्ट थे। जो भी बंगाल पार्टीशन हुआ था बंगाल का, हालांकि वो उनके अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे इस उनके फैसले पर। वो इस मूवमेंट को बंगाल तक ही लिमिटेड रखना चाहते थे, जबकि जो अग्रेसिव लीडर्स थे उन्होंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि अब जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट किया जाएगा, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा पूरे देश में। तो इस तरह की जो डिकोटोमी थी, इस तरह की जो थिंकिंग थी, उसके तहत 2 कन्वेंशन बुलाए गए, एक बनारस में 1905 में, दूसरा कोलकाता में 1906 में। 1907 में कन्वेंशन हुआ जो नागपुर में बुलाया गया और बाद में नागपुर को चेंज करके वो सूरत कर दिया गया उसको, है ना। तो इस टाइम तक जो अग्रेसिव मूवमेंट्स और जो थिंकिंग थी वो इंटेंसिफाई हो चुकी थी कांग्रेस में। जो अग्रेसिव नेशनलिस्ट थे लाला लाजपत राय, वो अग्रेसिव नेशनलिस्ट जो थे वो लाला लाजपत राय को अपना लीडर बनाना चाहते थे, जबकि जो मॉडरेट्स थे वो रास बिहारी बोस को अपना लीडर बनाना चाहते थे। तो इस समय से लेकर के जो अग्रेसिव लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कन्वेंशन सस्पेंड हो गया पहले ही दिन। सेकेंड डे बाल गंगाधर तिलक ने प्रपोज किया कि अगर स्वराज, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए इस एजेंडा को, तो जो प्रेसिडेंट का इशू है, प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर का जो इशू है वो एंड उसका खात्मा हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म ही हो जाएगा ये इशू, है ना। तो मॉडरेट्स जो थे उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कॉन्सिक्वेंटली वहाँ कुछ ऐसे केओस हो गए, ऐसे डिसऑर्डर हो गए कि वो मीटिंग जो है नहीं हो पाई। तो इस तरह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में दरार आ गई और इतनी ज़्यादा वो दरार चौड़ी हो गई कि जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे वो कांग्रेस से बाहर हो गए। सैडिकल नेशनलिस्ट्स जो थे, जिन्हें मॉडरेट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है, वो ऑब्स्टिकल के रूप में एक रुकावट बन चुके थे नेशनल मूवमेंट के रास्ते में और वो कांग्रेस को अपने हाथ में लेना चाहते थे। दूसरी तरफ जो मॉडरेट्स थे वो ये भी चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो अग्रेसिव इन्फ्लुएंस से दूर रहे। वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुस्से का सामना करना पड़े और विक्टिमाइज वो करें उन्हें, है ना। तो ये भी एक रीज़न था कि जो मॉडरेट्स थे वो कांग्रेस और अग्रेसिव नेशनलिस्ट से कांग्रेस में अग्रेसिव नेशनलिस्ट से दूर रखना चाहते थे। ठीक है, तो सूरत के इंसिडेंट के बाद जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे वो एक कॉमन एजेंडा पर सोचने के लिए फोर्स किया उनको कई लीडर्स ने। तो कई सारे लीडर्स थे जो एग्री नहीं थे, जो डिफरेंसेस थे उनके कंक्लूजन पर। तो फाइनली कांग्रेस का डिवीज़न हो गया और ये जो डिवीज़न था कांग्रेस का, इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ये इवेंट जो था वो पोटेंशियली डैमेजिंग था नेशनल मूवमेंट के लिए, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपनी विक्ट्री के रूप में समझा, अपनी जीत समझी। इनफैक्ट जो सूरत स्प्लिट था उसने नए चैप्टर को ओपन किया फ्रीडम मूवमेंट में, एक नई कॉन्शियसनेस ने टेक प्लेस किया। ना केवल कुछ सेलेक्टेड
लोगों के बीच में जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, बल्कि एक बहुत बड़े ग्रुप जो खुले दिल से जिन्होंने इस मूवमेंट को एक्सेप्ट किया था। ये जो मूवमेंट था जल्द ही ये जो प्रोपोर्शन था वो जल्द ही मैसिव मूवमेंट का उसने एक रूप ले लिया। तो सूरत स्प्लिट जो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में। और तो ये हमने इसमें अभी 2 इवेंट्स पढ़े हैं, एक पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट, और सेकंड है सूरत स्प्लिट। नाउ इसके बाद है गांधीयन एरा। ठीक है, गांधीयन एरा ये पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट जो है यहीं पर हम जो है फिनिश करते हैं। इतना आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान से सुनिए एक्सप्लेनेशन को। इसके बाद मैं नेक्स्ट पोर्शन अपलोड करूँगी। ओके, टिल देन गुड बाय।